दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। गुप्तकालीन कला साहित्य और विज्ञान का भाग 3 का वीडियो लेकर एक विशेष सूचना। आप इतिहास से संबंधित वीडियो को सुनने और उसके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हिस्ट्री के इस चैनल हिस्ट्री वाले गुरुजी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने गुप्तकालीन कला साहित्य एवं विज्ञान के 2 वीडियो पहले प्रस्तुत कर चुका हूँ। एक तो गुप्तकालीन कला, एक गुप्तकालीन साहित्य, और आज तीसरा है गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जैसा कि आपको पता ही है, गुप्त काल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इसमें विज्ञान एवं उसकी तकनीक का बहुत विकास हुआ, जिसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। चलिए, तो गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीक की निम्नलिखित शाखाओं का विकास हुआ, यानी कुल मिलाकर के 7 शाखाओं का विकास हुआ है। नंबर 1 तो है गणित, नंबर 2 है ज्योतिष, नंबर 3 है खगोल, नंबर 4 है रसायन, नंबर 5 भौतिक, नंबर 6 आयुर्वेद और नंबर 7 शल्य चिकित्सा। ठीक है दोस्तों, यानी जो विज्ञान और तकनीक की जो शाखाएं हैं, तो गुप्त काल में ऐसी कोई शाखाएं नहीं रही जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ। तो एक बार फिर से, नंबर 1 कौन सी है? गणित के क्षेत्र में बहुत ही अत्यधिक विकास हुआ, ज्योतिष के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ, खगोल के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में। यानी 3री शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी के बीच में भारत में इन क्षेत्रों में इतना विकास हुआ, जो कि विश्व में 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में इन्हीं ज्ञान के आधार पर नए नए आविष्कार हुए। जबकि भारतीय आविष्कारकों ने और अन्य चिकित्सकों, शल्य चिकित्सकों, चाहे आयुर्वेदिक के क्षेत्र में हो, चाहे खगोल के क्षेत्र में हो, चाहे रसायन के, चाहे गणित के, सभी के क्षेत्र में भारतीयों ने पहले आविष्कार किया, लेकिन पेटेंट न करवा पाने के कारण या अन्य कोई भी कारण रहा हो, उनका पूरा लाभ इन भारतीय आविष्कारकों को नहीं मिल पाया। चलिए हम आगे अध्ययन करते हैं। पहला है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गणित और ज्योतिष विज्ञान के बहुत ही महान विद्वान थे। उनको गणित और ज्योतिष का बहुत ज्ञान था। उन्होंने 10 गीतिकी सूत्र और आर्याष्ट शतक की रचना की। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में कह दिया, क्या कहा कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। जबकि विज्ञान में आप पढ़ते हो कि इन सिद्धांतों को सारे यूरोपीय या अन्य विश्व के अन्य वैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत दिया। जबकि उस सिद्धांत से पहले आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में बता दिया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूर्णन करती है या घूमती है। फिर आर्यभट्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, आर्यभट्टियम। याद रखना, यहाँ सवाल बन गया कि आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो आर्यभट्टियम ये एक पुस्तक भी है। यह सवाल यूँ बन जाए कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आर्यभट्ट। ये गणित से संबंधित पुस्तक थी। तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक के 4 भाग मिलते हैं: 10 गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलापाद। ठीक है दोस्तों, यानी आर्यभट्टियम नामक पुस्तक के कितने भाग थे? 4। 10 गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलापाद। ठीक है, याद रहेगा।
यानी आर्यभट्ट ने कुल मिलाकर के 10 गीतिका सूत्र, आर्याष्ट शतक और आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। और पृथ्वी गोल है, वह अपनी दूरी पर घूमती है सिद्धांत दिया। और आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की, यानी चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, इसके बारे में भी आर्यभट्ट ने बताया। फिर आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि का अनुमानित माप, पृथ्वी की जो परिधि है, जैसे वर्त की परिधि का माप निकालते हैं 2πr के आधार पर, तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि का अनुमानित माप और पाई का माप दिया। इसके साथ साथ आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी दिया। यानी आर्यभट्ट से संबंधित अपन को 5-6 बातें याद रखनी। पहला क्या है कि आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। और फिर आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी, और आर्यभट्टियम नामक पुस्तक के 4 भाग, 10 गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलापाद। और आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रहण के बारे में बताया? दोनों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की, यानी किस प्रकार से ये चंद्र ग्रहण बनता है, किस प्रकार से सूर्य ग्रहण बनता है। आर्यभट्ट ने फिर पृथ्वी की परिधि का अनुमानित माप बताया, पाई का माप दिया जो आज भी उसकी सटीक गणना की जाती है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया। फिर चलिए दूसरा है भास्कर प्रथम। ये भी बहुत ही महान खगोलाचार्य रहे। तो भास्कर प्रथम खगोल का ज्ञान रखने वाले महान खगोलाचार्य थे। उन्होंने भाष्य नामक ग्रंथ के साथ साथ महाभास्करीय और लघु भास्करीय, याद रखना दोस्तों, ये भास्कर प्रथम के 3 ग्रंथ हैं, भाष्य, महाभास्करीय, लघु भास्करीय। और आर्यभट्ट के जो 10 गीतिका सूत्र और आर्याष्ट शतक नामक ग्रंथ है, उन दोनों के ऊपर इस भास्कर प्रथम ने टीकाएं लिखी, यानी इनको समझने के लिए टीकाएं लिखी गई। तो खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम का क्या योगदान रहा? उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, भाष्य, महाभास्करीय, लघु भास्करीय, और आर्यभट्ट के 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्ट शतक पर टीका लिखी। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा, वराहमिहिर। वराहमिहिर खगोल शास्त्र और ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो वराहमिहिर ने भारतीय व यूनानी ज्योतिष को क्या किया? समन्वय किया, उनको मिलाया, और रोमक और पॉलिश का सिद्धांत दिया। यानी यूनान के और भारतीय दोनों के ज्योतिष सिद्धांत को मिला करके नया रोमक और पॉलिश सिद्धांत दिया। फिर वराहमिहिर के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो 3 मुख्य ग्रंथ आते हैं, और ये जो वराहमिहिर के ग्रंथ है, राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रतियोगिता परीक्षा में तो कई बार सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो वराहमिहिर के ग्रंथ कौन से हैं? पंच सिद्धांतिका 1, दूसरा वृहत संहिता 2, तीसरा वृहत जातक 3। ठीक है दोस्तों, नाम रहेगा याद, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक। इसमें वृहत संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। क्यों? क्योंकि गुप्त युगीन संस्कृति के ज्ञान का महाकोश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब लो, यहाँ सवाल बन गया, यहाँ 2 सवाल बन गए कि वराहमिहिर के ग्रंथों के नाम लिखिए, नंबर 1। नंबर 2, गुप्त युगीन संस्कृति के ज्ञान का महाकोश कौन से ग्रंथ को कहा जाता है? वृहत संहिता। और क्यों? तो क्यों में उत्तर आएगा कि भारत के तात्कालिक भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन और स्थापत्य और मूर्तिकला का वर्णन इस वृहत संहिता में होने के कारण ही इसे गुप्त युगीन संस्कृति के ज्ञान का महाकोश कहा जाता है। फिर वराहमिहिर का क्या योगदान है? वराहमिहिर ने
वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति का आविष्कार किया। वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल, इन सिद्धांतों को देने का या इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का योगदान किसका है? वराहमिहिर का। और खगोल विज्ञान की व्याख्या भी किसने की या विवेचना किसने की? वराहमिहिर। तो देखिए वराहमिहिर का योगदान वापस कि वराहमिहिर के ग्रंथों के नाम क्या है? पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, व्रत जातक। और व्रत संहिता को गुप्त युगीन संस्कृति के ज्ञान का महाकोश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भारत के तात्कालिक भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, स्थापत्य और मूर्ति कला का वर्णन मिलता है, इसलिए इसे गुप्त युगीन संस्कृति के ज्ञान का महाकोश कहा जाता है। और वर्गमूल और घनमूल निकालने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और खगोल विज्ञान की विवेचना की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के बारे में आप जानते हो, ये भीनमाल, जालोर, राजस्थान के निवासी थे। गणित का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, खगोल का ज्ञान रखने वाले महान विद्वान ब्रह्मगुप्त, जिनकी रचना और सिद्धांत है नंबर 1 ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, नंबर 2 खंड खाद्यक सिद्धांत और नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ये ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक 2 रचनाएं हैं और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। देखिए दोस्तों, ब्रह्मगुप्त का भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार इसमें से सवाल आते हैं, हर प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल आते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया, खंड खाद्यक सिद्धांत या रचना ब्रह्मगुप्त ने। नोट दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ते हैं, विज्ञान में तो पढ़ते हैं न्यूटन, लेकिन अपने इस पाठ्यक्रम में देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से पहले किसने दे दिया? ब्रह्मगुप्त ने। उन्होंने कहा कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ब्रह्मगुप्त कहाँ के निवासी थे? भीनमाल, जालोर, राजस्थान के। गणित का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान और खगोल का ज्ञान रखने वाले, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले महान वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त। हम इन्हें वैज्ञानिक ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इतना गणित, ज्योतिष और खगोल में जो ज्ञान रखने वाले हैं तो उन्हें वैज्ञानिक ही कहेंगे। फिर है वाघभट्ट। वाघभट्ट के बारे में तो आप बहुत जानते हो, क्योंकि आयुर्वेद के नाम आता है तो उनका नाम पहले याद किया जाता है वाघभट्ट। तो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की? वाघभट्ट ने। आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा? अष्टांग हृदय, इनकी रचना किसने की? वाघभट्ट ने। ठीक है दोस्तों, तो अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की? वाघभट्ट, और ये आयुर्वेदाचार्य थे। फिर गुप्त काल के दौरान नवनीतकम नामक एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का भी उल्लेख आता है। और नवनीत का मतलब आपको पता है, नवनीत मतलब होता है मक्खन। ठीक है, और इसकी रचयिता बता देता हूँ दोस्तों, रचयिता कौन था? नवनीत। तो नवनीतकम कैसा ग्रंथ है? आयुर्वेदिक ग्रंथ है, यानी आयुर्वेद का ग्रंथ है। और नवनीत का मतलब क्या होता है? मक्खन। और उसका रचयिता कौन? नवनीत। ठीक है। फिर है धन्वंतरी। धन्वंतरी महान आयुर्वेदिक और शल्य चिकित्सक का ज्ञान रखने वाले। धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य, आरोग्य का देवता और आयुर्वेद जगत के प्रणेता कहा जाता है। हर लाइन में प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखना सब जगह। फिर गुप्त काल में वानस्पतिक औषधियों का प्रयोग होता था और पशु चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर भी। चलिए पढ़ते हैं। पलकापो व या इसे अन्य नाम से या कई जगह लिखा मिलेगा पालकाप्य, दोनों एक ही व्यक्ति है। पलकापो व पालकाप्य ये पशु चिकित्सक थे। उन्होंने हस्त आयुर्वेद या हस्तायुर्वेद की
रचना की, जिसमें किसका वर्णन मिलता है? हाथियों की चिकित्सा, यानी हस्तायुर्वेद में हाथियों से संबंधित चिकित्सा का सारा वर्णन मिलता है। फिर भौतिक व रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई और इसके क्षेत्र में भी गुप्त काल का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें पहला अपन पढ़ते हैं तो कणाद पढ़ते हैं और कणाद की क्या देन है और कणाद संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के जनक कणाद, और वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? पाशुपत दर्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पाशुपत दर्शन कोई वैशेषिक दर्शन कहते हैं, दोनों एक ही है। इसमें क्या कहा गया? व्यवहारिक जगत ही वास्तविक जगत है। प्रत्येक नित्य द्रव्य को परस्पर पृथक करने और प्रत्येक तत्व के वास्तविक स्वरूप को पृथक जानने का मतलब ही वैशेषिक दर्शन है। और समस्त विश्व भाव और अभाव नामक दो द्रव्यों में बटा हुआ है, ये वैशेषिक दर्शन बताता है। तो वैशेषिक दर्शन या फिर पाशुपत दर्शन के जनक कौन? कणाद। फिर दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया अणु सिद्धांत, यानी उन्होंने बताया कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। तो उसी से आगे जा कर के अणु, परमाणु से अणु, फिर उनसे जीव जगत का निर्माण होता है। फिर आता है नागार्जुन। तो नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के महान विद्वान थे। उन्होंने सोने, चांदी, तांबे आदि धातुओं की भस्म से रोगों के निवारण को प्रमाणित किया और पारद का आविष्कार किया। पारद मतलब पारा, यानी मरकरी। इसका आविष्कार किसने किया? नागार्जुन ने। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पिघलाने व ढालने की कला का विकास भी गुप्त काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसमें मेहरौली, जो कि दिल्ली में आपको पता ही है, मेहरौली दिल्ली में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय एक लोह स्तंभ बनाया गया है, जो कि लोहे का होते हुए भी उसके ऊपर जंग नहीं लगी है। बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरा है सुल्तानगंज में बुद्ध की 1 टन तांबे की मूर्ति आज भी उतनी साफ दिखती है जैसे पहले इसे लगाया गया था। इस प्रकार से दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने। चलिए आज के वीडियो के क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 2, भास्कर प्रथम ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? क्वेश्चन नंबर 3, वराहमिहिर के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, वराहमिहिर के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त युगीन संस्कृति के ज्ञान का महाकोश कौन से ग्रंथ को कहा जाता है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 4 फिर से सुनिए। गुप्त युगीन संस्कृति के ज्ञान का महाकोश कौन से ग्रंथ को कहा जाता है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? किस भारतीय वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? फिर लिखिए अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? फिर लिखिए आगे, आयुर्वेद जगत के प्रणेता कौन थे? आयुर्वेद जगत के प्रणेता कौन थे? फिर लिखिए आगे, हाथियों की चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या था? उसके रचयिता कौन थे? हाथियों की चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या था और उसके रचयिता कौन थे? फिर लिखिए अणु सिद्धांत किसने दिया? अणु सिद्धांत किसने दिया? नेक्स्ट, पाशुपत दर्शन के प्रणेता कौन थे? नेक्स्ट, पाशुपत
वापस सुनिए, पाशुपत दर्शन के प्रणेता कौन थे? फिर लिखिए, पारद का आविष्कार किसने किया? पारद ओब्लिक पारा, पारद या पारे का आविष्कार किसने किया? ठीक है दोस्तों, आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कोरोना काल में आप अपना ध्यान रखिए और मेरे से जुड़े रहिए और घर पे बैठ कर के इतिहास पढ़ते रहिए। हिस्ट्री वाले गुरुजी को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।